हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की हमारी कहानी है उतरन। मैं 2 दिन से स्कूल नहीं जा रही थी। जाती भी कहते। शहर से अनीता मौसी जो आने वाले थी। मौसी का आगमन हम सब बच्चों के लिए किसी त्योहार से कम नहीं होता था। हमारा गांव धीरे धीरे कस्बा बनता जा रहा था, पर फिर भी उसमें शहरों वाली बात कहाँ। एक बार पापा के साथ शहर जाने का मौका मिला था। मेरे साथ छोटा भाई अरुण भी था। मौसी का घर क्या था? बिल्कुल आलीशान भवन, जिसे अब तक हमने कल्पनाओं में ही देखा था। मौसा जी मिलिट्री में बड़े अफसर थे। उनकी बड़ी बड़ी मूछें, रौबेला व्यक्तित्व हम बच्चों को सहमाने के लिए काफी था। उनके घर में आते ही हम दोनों भयभीत होकर घर के किसी कोने में छिप जाया करते थे। उनके सामने बोलने में भी डर लगता कि कहीं कुछ गलती न कर बैठें। कस्बाई मानसिकता जो सिर पर सवार थी। मौसी के भी 2 बच्चे थे जो फर्राटे से अंग्रेजी बोलते थे। उनका रहन सहन, चमक दमक देख हम लोग हीन भावना से भरे रहते। उन दोनों के व्यवहार में हम लोगों के प्रति एक उपेक्षा का स्थायी भाव था। सबसे अलग थलग बस अपनी मौसी लगती थी। जितना बनता हम दोनों मौसी के इर्द गिर्द ही घूमा करते। वह अपने बच्चों के साथ खेलने के लिए कहती, पर हमारी हीन भावना हमारे कदम रोक देती थी। बड़ी उमंग लेकर शहर आए थे। पापा का काम 2 दिन का था। मौसी चाहती थी कि अब आए ही हैं तो 2-4 दिन घूम कर ही जाएं, पर हम लोग किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं थे। जिद पकड़ ली कि अम्मा की याद आ रही है। बहाना भी था और सच भी। सच तो ये है कि उस माहौल में मौसी भी अपनी नहीं लग रही थी। मौसी के घर जाने का ये पहला और आखिरी मौका था। दोबारा जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। मौसी जब हमारे घर आती, अकेले ही आती। बच्चों के साथ ना आने के अनेक कारण थे। कभी स्पोर्ट्स, कभी एग्जाम। सच तो ये था कि वे शहरी लोग थे। गांव की आबोहवा उन्हें कहाँ रास आने वाली थी। चारों ओर गंदगी का साम्राज्य, गोबर की बदबू, साथ ही मच्छरों का प्रकोप। हम लोग तो इन सब बातों के आदी हो चुके थे। मौसी जब भी आती अपने बच्चों के पुराने कपड़े उपहार में दे जाती। उनके पुराने कपड़े भी हम लोगों के कपड़ों से बहुत अच्छे होते। उन्हें पहनकर पूरे गांव में इतराते घूमते। अपने दोस्तों की निगाह में एशिया का भाव देख बड़ी आंतरिक खुशी मिलती। हमें मालूम था कि वे उतरन हैं, फिर भी पहनने में गुरेज नहीं होता था। जानते थे कि पापा की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि कपड़े नए खरीदकर शहर के फैशन के अनुकूल पहने जा सकें। उतरन पहनकर भी हमारे चेहरे खुशी से खिले रहते। दूसरी ओर माँ का चेहरा मुरझा जाता। मौसी उनसे बड़ी थी, प्रकट में वे उनसे कुछ कह नहीं पाती थी। दूसरी ओर हमारे खिले चेहरे देखकर हमारी खुशियों को छीनने का साहस नहीं कर पाती थी। उस समय हम लोगों में इतनी समझ नहीं थी कि ये समझ सकें इससे उनका स्वाभिमान आहत होता होगा। मौसी अपनी 2-4 पहनी हुई साड़ी थमाना चाहती तो वे विनम्रता से हंसते हुए इनकार कर देती। तरह तरह के बहाने बना देती। अब इतनी अच्छी साड़ी पहनकर चूल्हे पर खाना कैसे बनाएंगे, अथवा इन्हें पहनकर कैसे दूध धोएंगे, अथवा कैसे गोबर पाथेंगे। मौसी निरुत्तर होकर साड़ियाँ उठाकर अपने बैग में रख लेती। जवाब में कहती, चल कोई बात नहीं, तुझे नहीं चाहिए तो शीला को दे दूंगी, वह तो बड़े चाव से पहनेगी। शीला उनकी दूर के रिश्ते की ननंद थी, जिनकी माली हालत अच्छी नहीं थी। दानशेद्दा के दर्द से मौसी का चेहरा दिपदिपाने लगता। 2 दिन से अधिक वह हमारे घर नहीं रुक पाती थी। न रुक पाने की उनके पास बहुत सी वजह थी। माँ भी चाहती थी कि वे जल्दी प्रस्थान कर जाएं। हम बच्चे रोकने की भरपूर कोशिश करते, पर वे तीसरे दिन विदा ले लेती। उनकी गाड़ी गांव की पगडंडियों पर धूल उड़ाती चली जाती और गांव के सभी बच्चों के साथ हम लोग गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ते हुए धूल के गुब्बार में गुम हो जाते। मौसी के आगमन से घर के नियमित क्रम में अंतर आ जाता। रोटी की जगह खीर पूड़ी खाने को मिलती। कभी सूजी का हलवा मिलता,
बहुत दिनों बाद जीवा को तरमाल खाने को मिलता, हमारी आत्मा तृप्त हो जाती। यही कारण था कि हम लोग चाहते मौसी कुछ दिन और ठहरे। हमारे प्रबल आग्रह को देख माँ की तरती आंखें हमें सहना देती। उनके जाने के बाद अम्मा का बड़बड़ाना शुरू हो जाता। उनका महीने भर का बजट बिगड़ चुका होता। महीने भर का राशन 2 दिनों में उड़ चुका होता। बनिए की उधारी अलग चढ़ जाती। गाड़ी को पटरी पर लाने के लिए अम्मा को बहुत कतर विरोध करनी पड़ती। वे हर समय चिल्लाती रहती। मौसी इन बातों को खूब समझती थी। भरपाई के तौर पर हम लोगों की मुट्ठी में कुछ रुपए थमाना नहीं भूलती थी। हम लोग अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेते। डर लगता जैसे ही पकड़ ढीली हुई रुपए फुर से कहीं उड़ ना जाएं। माँ अपने रुपयों में से शगुन का 1 रुपया निकालकर विनम्रता से मौसी को वापस कर देती थी। उनकी ये हरकत हम बच्चों को बड़ी नागवार गुजरती। भला कोई आई लक्ष्मी को ऐसे ठुकराता है, वह भी बचपन की नादान उम्र। बातों को गूढ़ता से समझने की उम्र तो कतई नहीं थी। मौसी के आगमन से माँ के व्यवहार में अंतर आ जाता। वह नए सिरे से अपने घर का आंकलन करने लगती। पिताजी की बंधी हुई आमदनी कम लगने लगती। इन परिस्थितियों के लिए पापा को कम, भाग्य को ज्यादा जिम्मेदार मानती। दोनों सगी बहनें थीं, परंतु हैसियत दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत। जब तक मौसी रहती, माँ अधिक सजग रहती। वह नहीं चाहती थी कि उनके किसी अभाव के विषय में उन्हें पता चले, पर वे उम्र और अनुभव दोनों में बड़ी थी। अक्सर अपना साबुन, तेल, जरूरत की चीजें साथ लेकर चलती। उनका साबुन बहुत खुशबूदार था, पूरा बाथरूम महक जाता। उनके नहाकर निकलते ही हम दोनों में पहले नहाने की होड़ लग जाती। हम दोनों ही खुशबूदार बाथरूम में नहाने का आनंद लेना चाहते थे। मौसी का साबुन ललचाता, पर माँ की सख्त हिदायत याद आ जाती। हाथ फेर कर ही मन को तसल्ली दे लेते। हमारा तो वही 12 महीने एक साबुन लाइफ बॉय था। शायद पैदा होने के दिन से उसी से नहा रहे थे। मौसी चलते समय जानबूझकर अपना साबुन छोड़ जाती, पर माँ की चौकन्नी निगाहें तुरंत बाथरूम से उठा लेती और मौसी को थमा देती। मौसी ऐतराज जताते हुए कहती, तो क्या हुआ, बच्चे इस्तेमाल कर लेंगे। परंतु माँ का उत्तर होता, नहीं जीजी, बच्चे अपनी आदत क्यों बिगाड़े। जो उनकी तकदीर में लिखा है उसी की इनको आदत होनी चाहिए। माँ की ये हठ धर्मिता हम लोगों को अंदर तक तोड़ देती। क्या होता यदि 2-4 दिन हम लोग उस सुगंधित साबुन से नहा लेते? क्या हमारी आदत खराब हो जाती? कुछ देर मुंह फुलाए रहते, फिर सब भूलकर खेलने में व्यस्त हो जाते। मौसी के जाने के बाद महीने के बचे दिन जोड़ तोड़कर गुजरते। कभी सब्जी की नागा होती, अकेली दाल से काम चला लिया जाता। कभी शक्कर ना होने पर गुड़ की चाय पीने को मिलती। हम लोग इन चीजों के आदी थे, इसलिए कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। मौसी हर बार चलते समय अपने घर आने के लिए निमंत्रण दे जाती। माँ सिर हिला देती, पर जाती कभी नहीं थी। कारण वही पैसों का अभाव। वह जानती थी उनके पास बहन के स्तर के अनुकूल कपड़े भी नहीं हैं। दूसरे उनके बच्चों के लिए उपहार ले जाने की हैसियत भगवान ने नहीं दी थी। फिर किस मुंह से जाने की सोच सकती थी। पापा भी सब समझते थे। माँ का चुप रहना अंदर ही अंदर उन्हें तोड़ देता था। वह चाहते थे आम औरतों की तरह माँ लड़ाई झगड़ा करे, पर पता नहीं वह किस मिट्टी की बनी थी। होठों पर चुप लगी रहती। दोनों के रिश्तों में जो आपसी समझती मधुरता थी, वह किसी से छिपी नहीं थी। पैसे का अभाव भले ही था, पर प्रेम का अभाव बिल्कुल नहीं था। बिना बोले ही दोनों एक दूसरे की बात को समझते थे। दूसरी ओर मौसी मौसाजी के बीच एक अलंगे दूरी थी। घर में कड़ा अनुशासन रहता, जिसका पालन उन्हें व दोनों बच्चों को करना पड़ता। जितनी देर वे घर में रहते, फौज का अनुशासन कायम रहता। सामान्य रूप से हंसना बोलना शायद वे जानते ही नहीं थे। एक बार मौसी को मासी कहते सुना था, सुन मुनिया, तेरे घर आकर भले ही 2 दिन रहूं, पर लगता है घर में रह रही हूँ। यहाँ की हवा में अपनापन है। इतने वर्षों बाद भी अपना घर अपना नहीं लगता। मेजर साहब हमेशा मेजर ही बने रहते हैं। न वे सामान्य पति बन पाए,
ना ही एक सामान्य पिता। उनके कठोर अनुशासन ने हम सबकी जैसे हंसी ही छीन ली है। जब तक वे घर में रहते हैं, घर एक जेल ज्यादा लगता है। पैसा खर्च करने पर कोई पाबंदी नहीं है, पर कितनी खरीदारी की जा सकती है। जब तक कोई सराहने वाला न हो, भारी भरकम साड़ियाँ भी तुच्छ लगने लगती हैं। तब इन बातों को समझने की उम्र नहीं थी। एक ही सोच थी, खूब सारा पैसा हो तो दुनिया की सारी खुशियाँ मुट्ठी में कैद की जा सकती हैं। आज जब बड़ी हो गई हूँ तो लगता है मौसी का कथन कितना सार्थक था। आज मैं माँ और मौसी के जीवन की तुलना करके देखती हूँ तो लगता है माँ का पलड़ा पैसों का आभाव होते हुए भी हमेशा भारी ही रहा। हम दोनों माँ पापा के साए में पलकर बड़े हुए। दूसरी ओर मौसी के बच्चों को पढ़ने के लिए बोर्डिंग भेज दिया गया। मौसी बच्चों के साथ को तरसती रही। पढ़ाई पूरी हुई तो नौकरी करके विदेश चले गए। जब कभी घर आते तो पूरे समय मोबाइल कंप्यूटर में उलझे रहते। जब बच्चों की याद असहनीय हो जाती तो मौसी गांव चली आती। हम दोनों बच्चों को सीने से लगाकर ममता की प्यास बुझा लेती। मौसी की ममता जब भी बांह फैलाकर हमें पुकारती, हम कैसे भी वक्त निकालकर उनसे मिलने शहर चले जाते। उनके आंचल में सिमटकर माँ मौसी के बीच का फर्क ही भूल जाते। जितनी प्यारी हमें हमारी माँ है, उतनी ही प्यारी हमें हमारी अनीता मौसी हैं। उनके बच्चों का स्थान तो नहीं ले सकते, पर भरपूर कोशिश करते हैं कि उनके जीवन के खालीपन को कुछ देर को ही सही दूर कर पाएं। संवेदना के धरातल पर उनके दोनों ही बच्चे उनसे कोसों दूर हैं। गलती उनकी भी तो नहीं है। वे जिस वातावरण में पले बड़े, जीवन में व्यवहारिक ज्ञान तो को पा गए, पर भावनाओं से शून्य हो गए। वे कभी माँ की इच्छाओं को समझ ही नहीं पाए। हर चीज को पैसे से तोलते रहे। इस बात से बिल्कुल अनजान रहे कि हर सुख पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। नतीजा वही रहा कि अपार पैसा होते हुए भी मौसी की अपनी झोली खाली ही रही। उम्र बढ़ने के साथ साथ उनका दुख और बढ़ता चला गया। ईश्वर उन्हें इतनी समझ दे दे कि पैसा एक सीमा के बाद अर्थहीन हो जाता है। उनकी माँ को बस उनके साथ की जरूरत है, ना कि उनके पैसों की।